तो इस पार्ट की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जब त्यांशु शीशी की मैनेजर बनी थी। तब उसी दिन उसने शीशी को व्हीलचेयर पे जाता हुआ देखा था, लेकिन वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद शीशी त्यांशु के पास आती है और वो उसे एटीट्यूड दिखाती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है, उसकी इंसल्ट करती है। लेकिन तभी त्यांशु भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और तभी शीशी गुस्सा हो जाती है और अपने ही असिस्टेंट को थप्पड़ मारती है। और ये चीज़ करते हुए एक जन उन लोग की रिकॉर्डिंग बना लेता है। ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। जो यही वीडियो थी थप्पड़ मारने वाली, ये वायरल हो जाती है इंटरनेट पे। यही वाली वीडियो मिस्टर शू भी देखते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो त्यांशु के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसको संभालने के लिए कहते हैं। और साथ ही साथ उनको शीशी में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। वो शक करने लगते हैं। तभी वो अपने मॉनिटर्स कैमरास ऑन करते हैं और वो इन दोनों को साथ में देखते हैं, यानी कि लू को और अन्यू को। तभी अन्यू शीशी को वही वीडियो देख के वो कुछ लू को बताने जा रही होती है, लेकिन तभी लू उसे इशारा करता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे बगल में कैमरास है। उसके बाद अन्यू लू के पास जाती है और उसे पूछती है कि शीशी का और मेरा तो बिहेवियर बहुत ही अलग है, क्या अभी तक किसी को शक नहीं हुआ होगा? तभी लू उसे बोलता है कि मेमोरी लॉस की वजह से कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा। उसके बाद वो उसके थोड़ा और करीब जाती है और उसे पूछती है कि तुम मिस्टर शू के रूम में क्या करने गए थे, सच पता लगाने के लिए? तभी लू बोलता है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, सच्चाई का पता लगाने के लिए। और वो ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करवाया था, जिससे ये प्रूफ होता है कि तुम मिस्टर शू की ही बेटी हो। तभी अनु से कहती है कि शीशी कौन है। तभी वो बताता है कि हो सकता है कि मिस्टर शू का कुछ बहुत बड़ा प्लान हो, कुछ सीक्रेट हो, जिसे वो तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ है अभी तक और शीशी को सामने लाया हुआ है। तो तुम मिस्टर शू से बच के रहना, तुम्हारी सच्चाई उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद अन्यू उसे उसका ईयरबग हाथ में देती है चुपके से और उसके बोलती है कान में कि तुम आगे से मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, मेरे से कुछ भी छुपाना मत। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लू उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी वो अपने फ्रेंड जियांग के पास जाता है और वो बताता है कि उसे अन्यू के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसे झूठ बोल रहा है। वो तो उसे शीशी समझ के रखा था ताकि वो अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में उसे पता लगाए, लेकिन अब वो उसे झूठ बोल रहा है तो उसे बहुत पता चल रहा है। तभी जियांग उसे को लगता है और उससे बोलता है कि कहीं तुम शीशी से प्यार तो नहीं करने लग गए हो। तभी इस बात को लू इग्नोर कर देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो जियांग के बारे में ही पूछता है कि तेरा बता, तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुमने त्यांशु को अपने प्यार के बारे में बताया? जल्दी बता दे वरना पछताएगा। तभी जियांग बोलता है कि मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को डिजीज़ है, तो मेरा तो कुछ भी हो सकता है और जब टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा। तभी वो उससे इसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है कि तू ठीक है ना? तभी वो बोलता है कि हाँ, अभी तो फ़िलहाल ठीक है मेरा पेन। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यांशु मैंने उनके पास आते हैं और उसे धमकाने आती है और बोलती है कि तुम मान जाओ, और उसके कुछ सबूत भी रहते हैं त्यांशु के पास जो त्यांशु और डिंग ने मिलकर निकलवाए थे। तभी मैनून तो ये देख के थोड़ा डर जाती है और उसको शीशी और त्यांशु भी दोनों पे बहुत गुस्सा आता है। फिर त्यांशु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लू ने शीशी को बचाया हुआ होता है वो कॉफ़ी वाली बात पे अपने अम्ब्रेला से, वो दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी वो वाला वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और बहुत जन तो इन लोगों को कपल समझने लगते हैं और इन लोगों को साथ में देखना पसंद कर रहे होते हैं। तभी ये बात त्यांशु को जब पता चलती है तो वो उन दोनों को कपल बने हुए रहने के लिए ही बोलती है कि तुम लोग ऐसे ही एक्टिंग करो। ऐसा करने से शीशी नंबर 1 टॉप 1 ट्रेंडिंग में रहेगी। और इसका प्लानिंग था कि इन दोनों को डेली लाइफ का इन लोगों का ब्लॉग बना के नेट पे अपलोड करना है। इससे शीशी की जो नेगेटिव इमेज बनी हुई थी वो सब भी मिट जाएगा, लेकिन इसके लिए लू मना कर देता है। तभी त्यांशु से रीज़न पूछती है, तभी वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद त्यांशु बोलती है कि क्या तुम कोई सीक्रेट छुपा रहे हो ताकि बाहर दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो, और उसे बकवास करने लगती है। तभी लू उसे बोलता है कि मेरे प्रिंसिपल्स मुझे ये सब करने का इजाज़त नहीं देते हैं। मेरा काम होता है कि अपने एम्प्लॉयर की रक्षा करना और उन्हें प्रोटेक्शन में रखना, और उन लोगों के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहिए। तभी अन्य को भी ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो लोग इस चीज़ को मना करके वहाँ से चले जाते हैं। ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है त्यांशु का। उसके बाद रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं तभी लू उसे सॉरी कहता है और वो उसे कहता है कि हमें इस सब पे फोकस ना करके तुम्हारी मॉम को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद मिस्टर सू लू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं उसे कुछ बात करने के लिए। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में भी उससे बात करते हैं कि तुम्हारे लिए शीशी क्या इंपॉर्टेंट रखती है। तभी वो बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉयर है और मैं उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करूँगा और कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद से वो तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बात मानने लगी है और तुम्हारे साथ रहने लगी है।
वरना पहले तो वो बहुत रूड थी और सबसे रूडली तरीके से ही बात करती थी, बहुत ही उसके गुस्सा उसके नाक पे रहता था। और तुम्हारे साथ रहने की वजह से उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जो कि अच्छी बात है। और उसे ये भी बताते हैं कि अगले महीने एक मेडिकल टीम आने वाली है उसके फुल बॉडी चेकअप करने के लिए, और उसे ये पसंद नहीं है और तुमको इस चीज़ के लिए उसे मनाना होगा। और वो उसकी वो सारी रिपोर्ट्स दे देते हैं और उससे मनाने के लिए कहते हैं। लू भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यांशु वो गुलदस्ता देख के बहुत खुश होती है जो जियांग ने उसे दिया रहता है। उसके बाद वो जियांग को मैसेज करती है और वो जियांग से बात करके काफ़ी खुश नज़र आती है। तभी वहाँ पे बीच में डिंग आ जाता है और उसके लिए फ्रूट्स लेके आता है। उसके बाद वो उस आइडिया के बारे में बोलता है कि ये आइडिया तो काम नहीं किया जो तुमने बताया था। तभी वो उसके पास एक आइडिया होता है, वो अपने आइडिया के बारे में बताता है। तभी त्यांशु उसे पूछती है क्या। तभी वो बोलता है कि हमें शिशी से टीम अप करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर बंदे को ढूंढना होगा। उसके बाद शो के बहाने हम लोग उसका पार्टनर बना देंगे। वो डेटिंग का शो का बहाना देता है। तभी त्यांशु को ये आइडिया पसंद आता है। उसके बाद डिंग उसे बोलता है कि अब मेरे इस आइडिया के लिए मुझे इनाम नहीं मिलेगा। तभी वो पूछते हैं कि क्या चाहिए। तभी वो बोलता है कि अगर ये मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया उसके बाद तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। लेकिन त्यांशु तो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती और वो बोलती है कि तुम्हारा ये सोचना एकदम वेस्ट है। उसके बाद डिंग बोलते है तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो, क्या तुम्हें मंजूर है। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मान जाती है। तभी डिंग उसे बोलता है कि तुम डरो मत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डर रही हो और कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तभी वो बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यांशु उस शो के लिए तैयारी कर रही होती है और शीशी के पास जाते ही शो के बारे में बताती है। तभी शीशी भी ये शो के लिए मान जाती है। उधर फिर उन लोग की मीटिंग होती है डायरेक्टर के साथ। तभी जब उस जो पार्टनर होता है जो उसके लिए शो में काम करने वाला उसका नाम होता है जुआन, और वो लोग सबसे पहले तो लिफ्ट में मिलते हैं। तभी वो लिफ्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, शीशी से मिलता है और उसके बॉडीगार्ड लू से भी मिलता है, लेकिन लू तो उसे बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता। उसके बाद वो लोग मीटिंग में जाते हैं। तभी वो लोग डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद शो शुरू होता है और लू तो इस शो के बाउंड्री से बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। तभी शूटिंग में अनु को स्केटिंग करना पड़ता है, लेकिन उसको तो स्केटिंग आती नहीं है। तभी वहाँ पे जुआन आता है। जैसे जुआन आता है तभी वहाँ पे गलती से अनु का पैर फिसल जाता है। तभी ये चीज़ लू देखता है और वो जल्दी से बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। तभी ये देख के डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये एक डेटिंग शो चल रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन मूवी नहीं चल रही है। उसके बाद अनु लू को शूटिंग एरिया से बाहर जाने के लिए बोलती है। तभी शूटिंग में बहुत सारे रोमांटिक सीन्स थे और वो लोग कुछ सीन में जुआन उसके पास भी आता है, यानी कि उसके क्लोज भी आता है और ये सब लू देख रहा होता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो मन ही मन बहुत जेलस फील करता है और उसके हाथ में एक पानी की बोतल होती है, वो उसी बोतल पे सारा गुस्सा निकालता है। उसके बाद जब वो लोग पैकअप कर रहे होते हैं, शूटिंग खत्म हो जाती है, तभी बारिश भी होने वाली होती है, लेकिन जुआन भी उसके लिए छाता ले के जा ही रहा होता है और वो शीशी से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ये चीज़ लू को पता चलती है। वो अपने एडवांस छाता लेके आता है और गलती से जुआन के छाते में थोड़ा कट लग जाता है, इससे उसे छाता फट जाता है और तभी वो शीशी के पास आता है और जुआन भी अपना फटा हुआ छाता लेके शीशी के पास आता है, लेकिन उसका तो छाता फटा हुआ होता है और वो एम्बैरेस फील करता है। तभी लू शीशी को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जुआन सोचता है कि ये इसका बॉडीगार्ड कैसा है, ये तो मुझे उससे बात ही नहीं करने दे रहा है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अनु अपने रूम में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे लू आता है, वो उसके रूम की चेकिंग करता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी अनु से पूछती है कि तुमने वो वाला सीन जानबूझ के किया था ना, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो वापस से उस रूम की चेकिंग करने लग जाता है। तभी उसकी नज़र जो अनु स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है उस पर पड़ती है और उसमें एक किसिंग सीन भी आने वाला होता है। तभी अनु भी ये चीज़ देख लेती है कि लू ये देख रहा है। तभी वो उसके बहाने देने लगती है कि ये किसिंग सीन रियल नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तभी लू बोलता है कि मुझे इस चीज़ में तो ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो भी स्क्रिप्ट में स्क्रीन होने वाले होते हैं, जो भी शूटिंग एरिया में होने वाला रहता है सीन, वो सब अगर मुझे बता दोगी तो मैं पहले से ही अपनी सिक्योरिटी को तैयार कर लूँगा। उसके बाद ये सुन के तो अनु समझ जाती है कि ये सारे सीन के बारे में जानना चाहता है। उसके बाद अनु जानबूझ के वो सीन पढ़ती है और उसमें जितना भी रोमांटिक होता है, लेकिन वो उसको एक्स्ट्रा ही जानबूझ के पढ़ती है ताकि लू को थोड़ा जेलस फील हो। और वो जानबूझ के बोलती है कि सीन हाथ पकड़ने वाला भी है और किसिंग सीन भी होता है। तभी ये सब चीज़ सुन के लू को और ज़्यादा जेलस फील होता है मन ही मन, और अनु ये सब समझ जाती है। तभी वो लू से ये सब सीन तो चेंज करवाने के लिए ही बोलता है। तभी अनु से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, और वो जल ही रहा होता है और बोलता है कि ये सब सीन डिसेंट बिल्कुल भी नहीं है।
तभी अन्यू उससे पूछ लेती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तभी लू बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि गेट पे जुआन आ जाता है अपने रिहर्सल प्रैक्टिस करने के लिए। तभी अन्यू दरवाज़ा खोलने जा रही होती है कि पीछे से लू उसे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और उसको दीवार से लगा के उसके करीब जाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या ये जो तुमने सीन बोला है वो सब होंगे, उसमें तो आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती है कि हाँ, ये सब सारे सीन होंगे। फिर वो उसके और भी करीब चला जाता है। इससे आनंद तो बेचारी नर्वस ही हो जाती है। उसके बाद वो जुआन को बोल देती है कि वो अभी रेस्ट करेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जुआन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो किस करता नहीं है और उसे बोलता है कि कल सुबह 7 बजे वो उसे जगाने आएगा, उठ जाना। उसके बाद उसका गेट बंद करके चला जाता है। बाहर जाके वो हंसता है। इधर अन्यू भी ब्लश कर रही होती है ये सब सीन के बाद। उसके बाद अन्यू सोने जा ही रही होती है कि तभी डिंग का फ़ोन आता है उसके पास और डिंग उसे कहता है कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है लू के बारे में। वो उसके बॉडीगार्ड लू के बारे में बात करना चाहता है और उसे बोलता है कि जब लू तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं था, उससे पहले भी बहुत बार उसने तुम्हारा पीछा किया था। वो तुम्हारा पीछा करता था कुछ पता लगाने के लिए और उसके पास पुराना 1 साल पहले का फ़ोटो भी था जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि वो शिशु को फॉलो कर रहा था। ये चीज़ सुन के तो अन्यू को बहुत बुरा लगता है और वो शॉक्ड हो जाती है। तो पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म होता है और पार्ट 6 की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। जो मिस्टर शू ने लू को मेडिकल रिपोर्ट्स चेकअप के बारे में डेटा दिया हुआ रहता है, वो उसी को चेक करता है क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम आने वाली होती है उसमें से लू को कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो जंग के पास जाता है कुछ पता लगाने के लिए कि आखिर में ये है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य को सब कुछ डिंग बता देता है कि उसके बॉडीगार्ड बनने से पहले बिल्लू उसका पीछा करता था। उसके बाद वो रूम से बाहर आती है और उसको सीधा एक मूवी थिएटर में हॉल में ले जाती है। वहाँ पे वो फ़ोटो के बारे में पूछती है कि तुम्हारा उस फ़ोटो से क्या लेना देना है और तुम्हारा शू फैमिली में काम करने का क्या मकसद है। लेकिन सबसे पहले तो लू उसे कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम शिशु को लाइक करते हो, मुझे नहीं। तब भी वो कुछ उसे जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं शिशु नहीं हूँ, तब भी तुम मुझे लाइक करते हो। और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जवाब नहीं देना तो मत जवाब दो, मेरे भी कुछ सीक्रेट्स है, अगर तुम मेरे बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तभी लू बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पूछना है। उसके बाद अन्या थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके पीछे पीछे लू भी जाता है। उसके बाद बाहर जब वो लोग आते हैं तो कुछ रिपोर्टर्स उनके साथ फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब लू समझ जाता है और उसे भगा के ले जाता है। फिर वो लोग किसी दीवार के पीछे जाके छुप जाते हैं और वहाँ पर भी वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। फिर जब रिपोर्टर्स चले जाते हैं वो लोग बाहर आते हैं, तभी वो लोग फिर से बात करते हैं। तभी आना जा रही होती है लेकिन रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया होता है। तभी वो थोड़ा डर जाती है और रास्ते में अंधेरा रहता है। तभी लू अपनी लेटर चलाता है और वो उसे पूछता है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तभी वो बोलती है कि नहीं। उसके बाद वो अपसेट रहती है तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लू उसे रोक लेता है और बोलता है कि लेकिन मुझे डर लगता है। तभी वो बोलते हैं कि तुम मुझे सवाल किए थे, मैं बता भी सकता, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जो भी काम में लगा हुआ हूँ वहाँ पे मैं अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हूँ और तुम उस काम में मेरे लिए रोशनी की तरह काम करती हो, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। तभी अन्य पूछती है कि क्या तुम शिशु को लाइक करते हो। तभी लू से बोलता है कि मैं शिशु को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, मेरे लिए मन में जो फीलिंग्स है वो अन्य तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये सुन के तो अन्य खुश हो जाती है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों साथ में रिलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा घोस्ट मार्केट में जाते हैं जहाँ पे एकदम भी लाइट्स नहीं होती है, लेकिन वो लोग साथ में रहते हैं और जहाँ पे रात में घूमने में मज़ा आता है। उसके बाद वहाँ पे शिशी यानी कि अन्या स्टारलाइट कैंडी खरीदती है और वो लू के लिए खरीदती है। तभी लू उसे बोलता है कि मेरे लिए तो स्टारलाइट कैंडी तुम ही हो। उसके बाद यहाँ पे रोमांटिक सीन हो जाता है, शिशी उसे किस कर लेती है। उसके बाद वहाँ पे स्ट्रीट में लाइट आ जाती है। वो लोग दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और खुद में ही खो जाते हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने अपने प्यार का इजहार अच्छी तरीके से नहीं किया था। इधर हम देखते हैं कि उन लोग का डेटिंग शो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, जो डिंग ने आइडिया दिया होता है त्यांशु को। उसके बाद वो अपने डेट पे जाने के लिए उसके साथ 3 ठो कार्ड्स रखता है। उसमें से वो एक कार्ड चुन लेती है जबकि उसका ध्यान काम पे रहता है और वो उससे पूछती है कि तुम कब फ्री हो। तभी त्यांशु बोलते हैं कि कल दोपहर को वो फ्री है। तभी वो बोटिंग की तैयारी करता है क्योंकि उसने वो बोटिंग वाला ही कार्ड चुना होता है। फिर वो उसे डायरेक्टली उस जगह पे लेके आता है। तभी त्यांशु बोलती है कि ऐसी जगह पे कौन लेके आता है, इतनी गर्मी है बाहर। उसके बाद वो जो 2 रेस्ट कार्ड थे वो भी उसे दिखाता है, जो कि एक माउंटेन्स पे था और एक बाइक की तरफ से था। तभी वो बोलती है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में ये सब कौन करता है। तभी डिंग बोलता है कि दिन भर तो ऑफिस में ही रहते हैं, कभी बाहर भी घूम लिया करो जिससे थोड़ा अच्छा लगता है।
फिर वो उसे मनाता है और बोटिंग करने लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे भी त्यांशु के बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं। तभी उसे गुस्सा आता है डिंग को और वो उसके हाथ से फ़ोन छीन के पानी में फेंक देता है। उसके बाद त्यांशु उसे बहुत चिल्लाती है। तभी वो उसे समझाता है, बोलता है कि अभी तुम तो रोज़ काम करती हो ऑफिस में, लेकिन अभी तुम घूमने आई हो, तो अभी तुम आराम से रेस्ट करो और अपने घूमने को एंजॉय करो, बोटिंग एंजॉय करो। तभी त्यांशु बोलती है कि मैं काम से थकती नहीं हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि तुम थकती नहीं हो या फिर एक्टिंग करती हो थकने का। फिर वो उसे सॉरी भी कहता है। फिर त्यांशु धीरे धीरे शांत होती है और वो उसके साथ एंजॉय कर रही होती है, उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वो उसे पूछती है कि डिंग को कि तुमने ये जगह क्यों डिसाइड किया। तभी डिंग उसे बहुत अच्छा बात बताता है कि रोज़ तो हम लोग बहुत सारे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, सिर्फ काम की ही बात होती है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों की ही बात हो और किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन ना हो। यहाँ पे तुम आराम से अपना एंजॉय कर सकती हो, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तभी ये सब चीज़ सुन के उसको अच्छा लगता है और वो लोग अपना डेटिंग एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग त्यांशु के ऑफिस में आया हुआ रहता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो रिसेप्शन में जाता है, उसे पता चलता है कि त्यांशु तो आज छुट्टी पे है। उसका दोस्त उसको फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आता है। तभी उसे त्यांशु की फिक्र होती है और वो अपने बनाए हुए ऐप से उसके फ़ोन को लोकेट करता है और वो जानने लगता है। जैसे वो जानने लगता है उसके सर में थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन फिर भी वो त्यांशु के लिए जाता है। उधर हम देखते हैं कि अन्यू और जॉन की दोनों की शूटिंग चल रही होती है, तो वहाँ पे एक रोमांटिक सीन आता है। उस सीन में शिशी कैंडी खा रही होती है। तभी वहाँ पे जॉन को भी वो कैंडी को उसके साथ बाइट करना होता है, लेकिन जैसे ही वो बाइट करने जा रहा होता है तभी एक चीज़ उस कैंडी के आर पार हो जाती है और उसकी नाक बच जाती है। तभी वहाँ पे सब देखने लगते हैं कि ऐसा किसने किया, किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब अन्यू लू की तरफ देखती तो वो समझ जाती है कि ये जेलसी के मारे ये सब लू ने ही किया है जानबूझ के, और वो थोड़ा सा हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यांशु ने डिंग की कंपनी बहुत इंजॉय की थी। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं, तभी वो दूसरी डेट के बारे में उससे पूछता है कि हम लोग वापस कब मिल रहे हैं, कब डेट पे जाएंगे। तभी त्यांशु बोलती है कि तुमने तो एक तो मेरा फ़ोन फेंक दिया, उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे, और अब तुम वापस से डेट की बात तो बिल्कुल भी करो मत, मुझे वैसे तुम पे गुस्सा आ रहा है। उसके बाद डिंग एक और बेट लगाता है कि अगर मैंने तुम्हारा फ़ोन ढूंढ दिया तो तुम मेरे साथ चलोगी ना सेकंड डेट पे। तभी वो बोलती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुमने मेरा फ़ोन पानी पे फेंक दिया। तभी यहाँ पे ये पता चलता है कि डिंग ने पानी में कोई और चीज़ फेंकी थी, उसका फ़ोन नहीं फेंका था, और वो उसका फ़ोन उसके सामने दिखाता है। तभी वो फ़ोन देख के खुश हो जाती है, लेकिन वो उसका फ़ोन देता नहीं है उसको। तभी वो फ़ोन देने से पहले पूछता है कि पहले बताओ सेकंड डेट के लिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तभी वो उसे मारने लगती है, एकदम वो बच्चों वाला हरकत करने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे जियांग भी आ जाता है उसके फ़ोन को लोकेट करते करते, और वो इन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर वो बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद वो सेकंड डेट के लिए त्यांशु मान जाती है, उसे हाँ कर देती है। उसके बाद वो उसका फ़ोन दे देता है। जैसे वो उसका फ़ोन देखता है उसको बहुत सारी जियांग की मिस कॉल्स दिखती है और वो परेशान हो जाती है। जैसे वो उसको कॉल करने जाती है तो जियांग भी वहाँ पे रहता है और वो उसे देख लेती है, फिर वो उसके पास जाती है। यहाँ पे डिंग का थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है क्योंकि जियांग बीच में आ जाता है। फिर वो जियांग के पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम मेरे से मिलने आए थे। तभी वो मना कर देता है। जियांग बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त से मिलने आया था। तभी वो पूछती है कि तो फिर तुमने मेरे फ़ोन में इतने सारे मिस कॉल्स क्यों किए। तभी जियांग बहाना देता है कि आज मेरी शॉप बंद होने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया ताकि तुम शॉप में आके वापस बेकार चली ना जाओ। उसके बाद वो डिंग को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर दोनों ही नाटक करते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और वो जियांग को बताती है कि डिंग मेरा असिस्टेंट है। उसके बाद त्यांशु को एक कॉल आता है जो वो उन दोनों से थोड़ी दूर चले जाती है कॉल पे बात करने के लिए। तभी डिंग उसे बोलता है कि क्या बात है, हम लोगों ने तो फेयर कंप्लीट किया था और तुम तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो वो शायद मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी वो बोलता है कि मेरे लिए तो त्यांशु का बस खुश रहना ज़रूरी है और मैं कुछ करूँगा भी नहीं। ये सुन के डिंग थोड़ा सा सोचने लगता है। इसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक पे लेके जाते हैं जहाँ हमें जियांग की बीमारी के बारे में पता चलता है कि उसको असली बीमारी क्या है। तभी डॉक्टर बताते हैं उसको कि उसे एक ब्रेन हाइपरप्लाज्मा के बारे में एक बीमारी है। अगर उसने 1 साल के अंदर अंदर सर्जरी नहीं करवाई तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर वो सर्जरी भी करवाएगा तो भी सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। इसी वजह से जियांग त्यांशु को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इधर हम देखते हैं कि अन्यू अपनी शूटिंग के बाद वापस आती है। तभी वो लू से मिलती है और वो तो पूरा फुल जेलसी मूड में होता है। तभी वो उसे पूछती है कि, और उसके लिए कैंडी भी लाई होती है और पूछती है कि तुम्हें डैट्स खेल के अच्छा लगा। तभी वो बदले में उसे पूछता है क्या तुम्हें कैंडी खाने में उसके साथ मज़ा आया।
तभी आनी बोलती है कि लो तुम खुद ही टेस्ट करके देख लो जो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। उसके बाद वो तो बहुत रोमांटिक अंदाज में उसको अपनी बाहों में ले लेता है और वो कैंडी टेस्ट करता है। उसके बाद वो उसको किस करने जा ही रहा होता है, तभी आनी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है और बहुत ही रोमांटिक से अंदाज में वहाँ से जाने लगता है और हंस के वहाँ से चला जाता है। तभी तियांशु अन्यू को फ़ोन में एक एल्बम का कवर भेजती है जिसमें ट्रीजिन के पोएम में कुछ लाइन लिखी हुई होती है। तभी वो लाइन पढ़ के उसे कुछ याद आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लाइन कहीं सुनी सुनी लगती है। उसके बाद वो उसकी पूरी किताब ही ढूंढ लेती है ट्रीजिन की और वो पूरा पढ़ती है। तभी पढ़ते पढ़ते उसे अपने मॉम के कुछ फ्लैशेस आते हैं, कुछ यादें आती है जिसमें उसकी मॉम ने डाइविंग सूट पहन कर रखा था और उसे ब्रिज के नीचे मिलती है और उसे किसी ट्री के पास मिलने आने के लिए बोलती है। उसके बाद अन्यू लू को उसी ब्रिज के पास ले जाने के लिए बोलती है जहाँ पे शीशी का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे अन्यू की मॉम जिन ट्री की बुक पढ़ा करती थी वही सब पोएम्स पढ़ा करती थी और वो जब लू के साथ ब्रिज पे पहुँचती है तब उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसकी मॉम ने उसे बोला था कि जब शीशी की कार ब्रिज से नीचे गिरेगी तो वो उसको गाड़ी से बाहर निकाल के पानी से भी बाहर निकाल लाएगी और तभी अन्य उस कार के पास जाएगी और शीशी बन के सू फैमिली में एंटर करेगी। ये सब उसकी मॉम का प्लान था। तभी अन्य को धीरे धीरे ये सब याद आने लगता है कि उसकी मॉम ने ये सब कहा था और ये सब उन दोनों का प्लान था या सिर्फ उसकी मॉम ने ये सब किया था, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी अन्य को ये सब याद आ जाता है और वो सोचती है कि ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही अदला बदला किया था, ये सब उसकी मॉम का ही खेल रचाया हुआ है। उसके बाद लू उसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ याद आया, तभी वो मना कर देती है। वो उसे झूठ बोल देती है क्योंकि वो पहले मन में सोचती है कि पहले मैं मेरी मम्मी के बारे में पता करूँगी और वो अपनी मॉम के बारे में पता करने में लग जाती है अकेले ही और वो लू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।